तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं टीएलएड पाठशाला यानी कि टीपी पाठशाला बच्चों। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। ठीक है। महाजनपद काल और सिकंदर का आक्रमण के बारे में, राजाओं की जंग जो है और दुनिया पर राज का सपना। ठीक है। तो दोस्तों, ये क्लास आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। इससे पहले आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में छोटे छोटे गांवों से बड़े बड़े राज्य कैसे बन गए। और जब हमारे राजा आपस में लड़ रहे थे, तब दुनिया का एक महान योद्धा सिकंदर भारत पर हमला करने क्यों आया गया। तो ये सब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। जो लोग नए हैं उन लोग को मैं बता देता हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ाते हैं डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि टीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल टीएलएड पाठशाला को ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको नोट्स पीडीएफ जाएंगे फ्री। ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। दोस्तों, उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, और उसके बाद से आगे की क्लास हम लोग आज की कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया। सर, देखते हैं लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ी थी। यहाँ पे पेन उठाते हैं, व्हाइट ले और लेता हूँ, और लेता हूँ। देखिए, वैदिक काल के बारे में हम पढ़ा था। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो आपका है वो वैदिक काल है। तो जो है वो सिंधु सभ्यता के बाद नए वेदों के जानकारी मिली इसके बारे में। ठीक है। इसके अलावा निर्माता जो है वो आए उच्च कुल। आर्य जो थे वो कौन थे, वो उच्च कुल। आर्य का मतलब है उच्च कुल वाले, यानी सुपीरियरिटी वाले। ठीक है, संस्कृत शब्द है। इसके अलावा आगमन कब हुआ था, 1500 ईसा पूर्व। घोड़े वगैरह ये लोग लाए, है कि नहीं। और विभाजन जो हुआ, डिवीजन हुआ, वो ऋग वैदिक काल आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। इसके अलावा भाषा जो है वो संस्कृत इंडो यूरोपियन परिवार था। ठीक है। आर्यों का फैलाव जो था वो आपका सप्त सैंधव, ब्रह्मवर्त, बहर बहर्षि देव और आर्यवाद और दक्षिण पथ, ये आपका 5 जगह था। ठीक है। इसके अलावा ऋग वैदिक काल के बारे में हमने देखा, यानी पूर्व जो आपका वैदिक सभ्यता थी, जो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है। इसमें क्या था, इसमें सामाजिक में संयुक्त परिवार था। पिता वाला राज था, मतलब पिता ही घर पे सबसे सुपीरियर होता है। ठीक है। यहाँ पे विवाह, पवित्र संस्कार, अग्नि परिक्रमा, बाल विवाह नहीं होता था। स्त्रियों का पुरुषों के समान अधिकार था। शिक्षा मिलती थी। पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था जो थी उसकी 4 वर्णों में आपका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये काम के आधार पे थे, ना कि जन्म के आधार पे। ठीक है। पूर्व वैदिक काल में आपका ऋग वैदिक वाला जो है, भोजन आपका शाकाहारी व मांसाहारी था। शिक्षा में गुरुकुल में स्त्री पुरुष का सम्मान था। और राजनीतिक में आपका राजतंत्रीय कुल परिवार, कुल यानी परिवार, कई सारे कुल मिलाकर के ग्राम बन गया, ग्राम से विश्व बन गया, विश्व से जन बन गया और राष्ट्र बन गया। ठीक है। विश्वपति व जो है वो अधिकारी होता है। राजा का कर्तव्य प्रजा पालन। ठीक है। पुरोहित व सेनानी सहयोगी होते हैं राजा की। आय जो है आपका बलि, उसको कहते हैं प्रजा से कर, यानी टैक्स जो वसूला जाता है। ठीक है। इसके अलावा आर्थिक जो है आपका मुख्य पशुपालन था, पशु की धन था। कृषि, गेहूं चावल, उद्योग, आपका कपड़ा बुनना प्रमुख था। व्यापार में आपका स्थल व जल मार्ग प्राणी। ठीक है। धार्मिक में आपका प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि वगैरह। ठीक है। यज्ञ व ताप का महत्व था। ठीक है। ताप यानी पनिशमेंट, खुद को पनिशमेंट जो देते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर हमने उत्तर वैदिक काल पढ़ा। ठीक है। ऋग वैदिक के बाद जो आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600-700 ईसा पूर्व तक जाता है। इसमें सामाजिक जो था वो परिवार पितृ प्रधान ही था। आपका संयुक्त मिक्स फैमिली ही रहती थी। विवाह आपका अंतर जातीय और सजा जातीय दोनों होता था। बाल विवाह होता था, विधवा पुनर्विवाह होता था, बहु विवाह भी होता था। इस समय स्थिति, जो स्त्रियों की स्थिति थी उसमें कमी आ गई थी। कन्या का जन्म जो था वो अशुभ माना जाता। वर्ण व्यवस्था क्या थी, तो जन्म के आधार पर अब ये हो गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है।
पहले आपका काम के आधार पे था, अब आपका जन्म के आधार पे हो गया। भोजन में दूध, दही, घी, चावल, जौ, घी, मांस बुरा माना जाने लगा। ठीक है। शिक्षा जो है आपका गुरुकुल, मौखिक, वेद, उपनिषद और व्यवहारिक ज्ञान होता था। ठीक है। इसके अलावा आश्रम व्यवस्था कैसी थी, तो 100 वर्ष जीवन पर 4 आश्रम बताता हूँ। 100 वर्ष का जीवन लेकर के चले, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। राजनीतिक में आपका साम्राज्यवाद का विकास हुआ, प्रादेशिक राज्यों का उदय हुआ, अंचाल, कुरु, मगध राजा बड़े यज्ञ तक, देखो बड़ी बड़ी यज्ञ इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। आर्थिक स्थिति में कृषि में सुधार हुआ, खाद वगैरह आए, यंत्र बने, पशुपालन व गाय को सर्वाधिक महत्व मिला, वस्त्र व धातु उद्योग का भी तेजी से विकास होने लगा। ठीक है। इसके अलावा धार्मिक में यज्ञों को बहुत बड़ा महत्व मिला। तप ये ब्रह्मा है ये कहने को मिला। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 3 त्रिमूर्ति की पूजा होने लगी, उदय हो गया। ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन में साहित्य का व्यापक था। ठीक है। तो साहित्य में आपका वेद में ऋग्वेद सबसे प्राचीन, गायत्री मत, 10 मंडल, यजुर्वेद में आपका गद्य पद दोनों में। ठीक है। सामवेद आपका संगीत और अर्थवेद आपका जादू टोना औषधि वगैरह। ठीक है। उपवेद जो है तो हर वेद के एक उपवेद होते हैं आपके, आयुर्वेदिक, धन्वंतरी, मनुवेंद्र, विश्वामित्र ने लिखा था। ठीक है। गंधर्व वेद आपका भरत मुनि और शिल्प वेद आपका विश्वकर्मा ने। विज्ञान जो है ये आपके 6 हैं। ठीक है। वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको अच्छे से समझाने के लिए लिखा गया था। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी वेदों को समझाने हेतु के लिए था। ठीक है। तो ये और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हमने पढ़ा था कि महाभारत के लेखक कौन है, वेदव्यास। पद्मावत लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। प्राचीन महाकाव्य कौन कौन है, रामायण हो गया, महाभारत वगैरह। रघुवंश हो गया, ऋग्वेद में इंद्र जो है सर्वशक्तिमान देवता है, 250 रचनाएं इनकी। सप्तमे जैसे आपका मुंडिक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। राजकानून विधि धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। ठीक है। समझ में आया बच्चे, ये थी आपकी कल की क्लासेस। आशा करता हूँ कल की क्लासेस आपको अच्छी लगेगी, समझ में आई होगी। फिर गया ना, इतने में ही सके आप लोग। चलो कोई बात नहीं, अब आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं, मजा आएगा पढ़ने। ठीक है। तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, पिछले पार्ट में हमने वैदिक काल के बारे में जाना था। आज हम एक और बहुत जरूरी और मजेदार समय के बारे में सीखेंगे, जिसे महाजनपद काल कहते हैं। ठीक है। महाजनपद कहते हैं। यह वह समय था जब भारत में बड़े बड़े राज्य बनने लगे थे, और फिर एक बहुत बड़े योद्धा यानी सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर कहा जाता है इंग्लिश में, भारत में हमला कर दिया था। ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जी हाँ, आज हम इतिहास के एक ऐसे महाभारत में चलने वाले हैं जहाँ राजाओं ने अपना राज्य के लिए जंग लड़ी और एक विदेशी हमलावर ने विश्व विजेता बनने का सपना देखा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट डीएलएड पाठशाला से यानी डीपी पाठशाला से। आज हम बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में और सिकंदर से भारत का आक्रमण, जिसको अलेक्जेंडर इन्वेंशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए, पेन वगैरह, क्योंकि ये क्लास इतिहास की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग युद्ध और साम्राज्य क्लास होने वाली है। ठीक है। तो हम कॉन्कर द पास्ट, महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। महाजनपद एज। तो दोस्तों भारतीय इतिहास में आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी जो बीसी था, ईसा पूर्व था, एक बहुत खास समय था। इसे परिवर्तनकारी काल यानी ट्रांसफॉर्मेशनल जो पीरियड होता है वो कहते हैं, क्योंकि इस दौरान में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए थे। कौन कौन से बदलाव हुए थे ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक बहुत बड़ा खास समय माना जाता है। इसे परिवर्तनकारी ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस दौरान बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए थे। कौन कौन से बदलाव हुए थे, आइए एक एक करके हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। पहले जब छोटे से बड़े के में जाते हैं, 6ठी शताब्दी। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, यानी पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया इन 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते छोटे छोटे जनपदों यानी जनपद का बहुत ज्यादा विस्तार यानी एक्सपेंशन हो गया था। तो छोटे छोटे जो जनपद थे उनका और ज्यादा एक्सपेंशन हो गया था, विस्तार हो गया था। ठीक है। 6ठी शताब्दी आते आते इसके अलावा इस विस्तार के कारण जनपदों में आपस में लड़ाई झगड़े हुए। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होने लगा, ले लाठी होने लगा। ठीक है। लाठी के जहाँ तलवार वगैरह चलती थी, ठीक है, तलवार गोली चलती, ये सब। इस लड़ाई में जो जनपद हार गए उन्हें जीतने वाले जनपद में मिला लिया गया। ठीक है। तो जो जनपद हार जाते थे
उसको वो हार जाता था, और वो जो जीता हुआ रहता था वो अपने मिला लेता था, तो उसका जो जनपद था वो बड़ा हो गया, है कि नहीं। एक सेकेंड। हाँ। तो जीतने वाले जनपद का राज सीमा और शक्ति बढ़ने लगी, इसलिए इन बड़े जनपदों को महाजनपद यानी महाजनपद जाने लगा। ठीक है, तो ये समझ में आया ना किस तरीके से आपका महाजनपद बना। इस समय पूर्व उत्तर प्रदेश जो था आपका और पश्चिमी बिहार में लोहे यानी आयरन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा था, आयरन एज वाला। इससे औजार यानी टूल्स, उपकरणों और हथियारों का बनना आसान हो गया था। समझ में आया? समझ में आया आपका। छठी शताब्दी में भारत में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। देखिए बच्चों, दोस्तों छोटे से बड़े में छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते जो छोटे छोटे जनपद थे वो बहुत ज्यादा विस्तार हो गया था, आपस में जंग होने लगी थी। इस विस्तार के कारण इन जनपदों में आपस में लड़ाई झगड़े मारपीट वगैरह होने लगी। जो जनपद हार गए वो उन्हें जीतने वाले ने अपने में मिला लिया। ठीक है, एक मिनट। महाजनपद जो था वो जीतने वाले जनपदों की राज सीमा और शक्ति बढ़ने लगी, इसीलिए इन बड़े जनपदों को महाजनपद कहे जाने लगा। ठीक है, समझ में आया इतना। लोहे का जो कमाल था वो इस समय आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा था। इससे औजार, उपकरणों और हथियार का बनाना आसान हो गया था, जिसने राज्य को और मजबूत बनाया। ठीक है, तो ये था आपका महाजनपद काल के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं प्राचीन भारत के 16 महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्लिएस्ट 16 महाजनपद ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में कहाँ से पता चला, इसके बारे में देखते हैं। तो हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में आपका बुद्ध धर्म, बुद्धिज्म और जैन साहित्य, ठीक है, लिटरेचर के ग्रंथों से, पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आपका बुद्धिज्म से, आपका जैन से, ये सभी से आपको जानकारी मिलती है। इसके अलावा उस समय भारत बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सभी राज्य अपने अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस के लिए आपस में लड़ रहे। इन राज्यों में शासन प्रणाली जो थी, गवर्नेंस सिस्टम, वो राजतांत्रिक जहां राजा का शासन होता है, या फिर गणतांत्रिक यानी रिपब्लिक जहां लोगों द्वारा चुने हुए गए प्रतिनिधियों का शासन होता है। दोनों तरह की इस समय राज्यों में गवर्नेंस थी। ठीक है, देखिए दोस्तों हमें इनके बारे में आपका बौद्ध धर्म और जैन साहित्य के ग्रंथों से पता चलता है। पाणिनि जो है, पाणिनि की किताब जो अष्टाध्यायी जो है, से जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, उस समय आपका भारत जो था वो बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और सभी अपने अस्तित्व के लिए आपस में लड़ रहे थे। इन राज्यों में शासन प्रणाली जो थी वो राजतांत्रिक जहां राजा शासन करता है, और गणतांत्रिक यानी रिपब्लिक, दोनों तरह की चलती थी। ठीक है, तो हम चलते हैं, एक नजर डालते हैं इन 16 जनपदों के नाम पर और उनकी राजधानियों पर। ठीक है, तो पहला आपका आता है महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियां। ठीक है, नेम एंड कैपिटल्स ऑफ 16 महाजनपद। ठीक है, तो पहला आता है आपका अंगा। अंगा का क्या है आपका राजधानी? चंपा। ठीक है, मगध, मगध आपने नाम कई बार सुना होगा ना, इसका राजधानी क्या है? गिरिव्रज। बाद में आपका राजगृह हो गया इसका नाम, इसका जो वो नाम कह रहे हैं, सॉरी, राजधानी, कैपिटल। काशी आपका वाराणसी। कौशल आपका सरस्वती। वत्स आपका कौशाम्बी। पुरु आपका इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ आपका दिल्ली में साइड है ना। पांचाल आपका क्या हो गया? आपका ही क्षेत्र या फिर कंपलिया। ठीक है, इसके अलावा 8वां आपका क्या था? मत्स्य, ये इसका कौन सा हो गया? विराटनगर हो गया। ठीक है, फिर आपका हो गया सूरसेन, ये मथुरा हो गया। अश्मक आपका, इसकी राजधानी आपकी पैठन या पोतन। ठीक है, अवंती इसका उज्जैनी हो गई। गंधार तक्षशिला। ठीक है, कंबोज आपका राजपूत। विज आपका वैशाली। मल आपका मल्ला या मल। कुशीनगर, पावा, ठीक है, पावापुरी। चेंदी 16वां आपका क्या है? चेंदी। सीधी आपका सुप्तमती। ठीक है, सुप्तमती जो आपका है, ये आपके 16 जनपद थे और 16 जनपदों की राजधानी के नाम था। ठीक है, देखिए दोस्तों, अंग का चंपा हो गया। मगध का आपका गिरिव्रज या राजगृह जो बाद में हो गया। काशी का वाराणसी। कौशल का सरस्वती। वत्स का कौशाम्बी। कुरु का इंद्रप्रस्थ। पांचाल का आपका छत्र। फिर आपका मत्स्य का आपका विराटनगर। सूरसेन का आपका मथुरा। अश्मक का आपका पोतन या पैठन।
अवंती का उज्जैनी, गंधार का आपका तक्षशिला, कंबोज का आपका राजपुर, विज्ज का आपका वैशाली, मल्ल का कुशीनगर, पावपुरी, चिंदी का आपका शक्तिमुखी। ठीक है, तो ये आपके 16 महाजनपद हो गए और 16 महाजनपदों की राजधानी के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। ठीक है, हर एक का। ठीक है, तो महाजनपदों का विस्तृत वर्णन, हर राज्य की अपनी अपनी कहानी है के बारे में। ठीक है, चलिए कुछ खास महाजनपदों को करीब से जानते हैं हम लोग। पहला आता है आपका अंग। ठीक है, इसकी राजधानी आपका चंपा थी, हमने पढ़ लिया, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? गंगा नदी के किनारे आपका ये स्थित है। यह बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में फैला था। ठीक है, यहाँ के राजा आपका ब्रह्मदत्ता थे। ठीक है, कहानियों से पता चलता है कि चंपा एक बहुत समृद्ध यानी प्रॉस्पेरस राज्य था। ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर वाला राज था। ठीक है, मगध, मगध कैसा था? तो यह बिहार राज्य के पटना और गया जिले में फैला था। ठीक है, इसकी राजधानी आपकी गिरिवृष थी, लेकिन बिंबिसार ने इसका नाम बदलकर आपका राजगृह रख दिया था। ठीक है, पहले आपकी गिरिवृष थी, फिर बिंबिसार ने इसका नाम बदलकर राजगृह कर दिया। इसका यहाँ महात्मा बुद्ध के समय में हर्यक वंश के राजा आपका बिंबिसार। ठीक है, इसी तरीके से आपका काशी के बारे में देखते हैं। तो काशी में क्या था? तो काशी सबसे पुराना महाजनपद है। इसकी राजधानी वाराणसी है, जो आपका आसी और वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, वाराणसी आपकी। राजा आपके ब्रह्मदत्त के शासन में काशी बहुत समृद्ध था। ठीक है, तो राजा ब्रह्मदत्त के शासन में काशी जो था वो सबसे ज्यादा समृद्ध था। कौशल के बारे में पढ़ लेते हैं, लगे था 5 कवर करेंगे। ठीक है, 16 है ना, 5 कवर करेंगे। कौशल की राजधानी आपकी सरस्वती थी। इसके आपके 2 प्रसिद्ध नगर थे, साकेत और अयोध्या। ठीक है, प्राचीन काल में कौशल में दशरथ, राम, सत्यवादी, हरिश्चंद्र ने शासन किया। तो इन लोगों ने शासन किया। ठीक है, विज्ज क्या है? तो यह बिहार के उत्तरी भाग में फैला था और इसकी राजधानी आपकी वैशाली थी। यह 8 राज्यों का एक संघ है, यानी कॉन्फेडरेंसी ऑफ 8 स्टेट था। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह एक आजाद राज्य था, लेकिन बाद में मगध के राजा अजातशत्रु ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो ये आपका क्या था? ये आपका विज्ज था। एक और देख लेते हैं, वत्स देख लेते हैं। ठीक है, छोटा है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इस राज्य में आपका राजतंत्रीय शासन था। ठीक है, तो 6 अब हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अंग जो है आपका, उसकी राजधानी आपकी चंपा, बिहार के मुंगेर और भागलपुर में फैला था। यह एक समृद्ध राज्य था। ठीक है, इसके अलावा जो मगध था वो बिहार के पटना और गया जिले में फैला था। इसकी राजधानी पहले आपकी गिरिवृष थी, जिसे बिंबिसार ने राजगृह कर दिया था बाद में। महात्मा बुद्ध के समय आपका बिंबिसार यहीं के राजा थे। ठीक है, इसके अलावा आपका काशी के बारे में हमने देखा। तो काशी में क्या था? तो काशी सबसे पुराना महाजनपद था। राजधानी वाराणसी, जो अस्सी और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, कौशल के बारे में हमने देखा। कौशल जो है आपका राजधानी सरस्वती है। इसके 2 प्रसिद्ध नगर थे, साकेत और अयोध्या। ठीक है, 2 नगर थे आपके कौशल में प्रसिद्ध वाले। प्राचीन काल में आपका दशरथ, राम ने यही शासन किया था। ठीक है, विश्व के बारे में हमने देखा। तो बिहार में के उत्तरी भाग में फैला था। राजधानी इसकी वैशाली है। या 8 राज्यों का एक संघ था। बाद में मगध के राजा अजातशत्रु ने इसे मिला लिया था। ठीक है, वत्स के बारे में हमने देखा। तो वत्स क्या था? वत्स आपका राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, अब हम आते हैं कुरु के बारे में। ठीक है, कुरु क्या था आपका? कुरु जनपद दिल्ली और मेरठ के पास में था। ठीक है, इस राज्य की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत युद्ध के बाद इंद्रप्रस्थ कमजोर हो गया। अब मगध राज्य ने इसे अपने राज्य में मिला दिया। ठीक है, तो महाभारत युद्ध के बाद आपका इंद्रप्रस्थ जो था वो आपका कमजोर हो गया था। अब मगध राज्य ने इसे अपने में मिला दिया था, तो कुरु को। ठीक है, इसके अलावा पंचाल के बारे में देखते हैं। तो पंचाल राज्य की 2 शाखाएं थी, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। महाभारत में उत्तरी पंचाल की राजधानी आपकी अहिछत्र और दक्षिण पंचाल की आपकी कौपिल्य थी। महाभारत कालीन पांडव की पत्नी द्रौपदी यही की थी। ठीक है, आपकी पांचाल। ठीक है, आगे देखते हैं। 9वां आपका मत्स्य या मत्स्य था। तो यह वर्तमान में आपका जयपुर अलवर के पास है। इसकी राजधानी आपकी विराटनगर है। ठीक है, 10वां सूरसेन। सूरसेन क्या है आपका? तो सूरसेन की राजधानी आपकी मथुरा है। मथुरा अपने
अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव यानी रिचनेस के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, मथुरा आपका किसके लिए? बुद्धि, ज्ञान, वैभव यानी रिचनेस के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अस्मक के बारे में देख लेते हैं। अस्मक क्या है? तो यह दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इसकी राजधानी आपकी कोटन या पैठन थी। ठीक है, 12वां भी पढ़ोगे? अवंती छोड़ते हैं, 12 अभी नहीं पढ़ते हैं, आप इतना रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोग करु तक वत्स तक पढ़ लिया था ना, तो करु पढ़ते हैं। करु जो है आपका दिल्ली और मेरठ के पास स्थित है। राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ है। महाभारत युद्ध के बाद कमजोर हो गया था आपका करु। ठीक है, इसके अलावा आपका पंचाल जो है वो 2 शाखाएं हैं, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। द्रौपदी जो थी वो यही की थी। ठीक है, मत्स्य क्या है? तो वर्तमान में जयपुर अलवर के पास ये स्थित है। राजधानी इसकी विराटनगर है। ठीक है, इसके अलावा आपका सूरसेन, तो सूरसेन क्या है? राजधानी आपकी मथुरा, ज्ञान, बुद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अस्मक आपका दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के किनारे है। राजधानी आपकी पोतन या पैठन है। ठीक है, अस्मक। इसके अलावा अवंती हम देखते हैं, तो अवंती राज्य मालवा में स्थित है। ठीक है, मालवा राज्य में स्थित है। इसके 2 भाग थे आपके, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी जो आपकी उज्जैनी है और दक्षिण अवंती की आपकी माहिष्मती है। ठीक है, माहिष्मती साम्राज्य आपका बाहुबली में सुने हो क्या? नहीं, बाहुबली मूवी थी ना, कुछ ऐसे थी। तो ये आपका कहाँ? ये आपका अवंती में है। ठीक है, उत्तरी अवंती में आपकी राजधानी आपकी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती आपकी माहिष्मती थी। बुद्ध के समय यह एक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, गंधार देखते हैं, तो गंधार की राजधानी आपकी तक्षशिला थी। तक्षशिला ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। बच्चे विशेष से यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ठीक है, कंबोज देखते हैं, कंबोज क्या था? तो कंबोज की राजधानी आपकी राजपुर थी। यहाँ गंधार का पड़ोसी राज था। ठीक है, मल्लल क्या है? मल्लल, तो मल्लल एक पहाड़ी राज्य था। इसके 2 भागों में बांटा गया, राजधानी कुशीनगर, ठीक है, और पावपुरी। तो राजधानी कुशीनगर जो है जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो आपके सिद्धार्थ बचपन का नाम था, ठीक है, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उनकी मृत्यु हुई थी आपकी कुशीनगर राजधानी में। ठीक है, पावपुरी जो है आपका, ये आपका पावा, जहां भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। बुद्ध ने अंतिम समय में भोजन यहीं से किया था। ठीक है, पावपुरी में। ठीक है, ये आपका मल्ल हो गया। 16वां लास्ट हम देखते हैं चेंदी या चेटी। ठीक है, ये क्या है? ये आपका बुंदेलखंड में स्थित था। इसकी राजधानी आपकी शक्तिमती या तोतवती थी। महाभारत कालीन में पाल यहाँ के राजा थे। ठीक है, तो शिशुपाल यहाँ के महाभारत कालीन में राजा हुआ करते थे। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? देखिए, अवंती के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो अवंती जो आपका है, तो अवंती मालवा में है। ठीक है, उत्तरी अवंती की राजधानी आपकी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की माहिष्मती। बुद्ध के समय पे आपका शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। ठीक है, इसी के अलावा आपका गंधार, आपका राजधानी तक्षशिला, ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था ये, जहां बच्चे विदेश से पढ़ने आते थे। ठीक है, कंबोज आपका राजधानी आपका राजपुर, गंधार का पड़ोसी राज्य था। मल्ल एक पहाड़ी राजधानी आपकी कुशीनगर, जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और पावपुरी जहां भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके अलावा चेंदी, तो चेंदी क्या है आपका? ये बुंदेलखंड में राजधानी शक्तिमती, महाभारत कालीन शिशुपाल यहीं के राजा थे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका 16 महाजनपदों के बारे में। अच्छे से हमने कवर कर लिया इनके बारे में कि कौन क्या था, कौन किसकी राजधानी था, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। एग्जाम में तो अभी तक कभी कभी नहीं आता है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? देखिए, अब हम पढ़ते हैं हम लोग मगध का साम्राज्य के बारे में। यानी मगध का जो साम्राज्य था वो शक्तिशाली राजाओं का उदय का एक गढ़ बन गया था। तो दोस्तों, इन 16 महाजनपदों में से एक राज्य बहुत तेजी से शक्तिशाली बना, वो था कौन सा? मगध। मगध का साम्राज्य, एम्परर ऑफ मगध। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। मगध का पहला प्रभावशाली शासक आपका बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार के बाद उसके बेटे आपके अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु ने मगध पर शासन किया था। जब आपका मगध साम्राज्य पूरी उत्तर भारत में राजनीतिक एकता यानी पॉलिटिकल यूनिटी लाने की कोशिश कर रहा था, उस समय आपका उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, तो उत्तर मगध क्या कर रहा था? मगध सबको यूनाइट कर रहा था, और
उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में आपका छोटे बड़े राज्यों में बट रहा था सारा चीजें, ठीक है। इसके अलावा इन राज्यों में आपस में लड़ाई झगड़े आपसी संघर्ष होने से भारतीय सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। इसी का फायदा उठा करके आपका ईरानी और यूनानी लोगों ने भारत पर हमला यानी आक्रमण कर दिया, ठीक है। समझ में आया मगध का साम्राज्य के बारे में। देखिए दोस्तों, मगध का पहला प्रभावशाली शासक जो था वो आपका बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद उसके बेटे जो थे अजातशत्रु ने मगध पर शासन किया। जब मगध साम्राज्य पूरी उत्तर भारत में एकता लाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय आपका उत्तरी पश्चिम प्रदेश में छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में आपस में लड़ाई झगड़े होने से आपका भारतीय सीमाएं जो थी वो सुरक्षित नहीं थी, और इसी का फायदा उठा करके बाहर से हमलावर आ गए ईरानी और यूनानी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका सिकंदर का भारत पर आक्रमण, जो आपका थर्ड सेमेस्टर में भी आता है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में भी और थर्ड सेमेस्टर में भी है सिकंदर का भारत में आना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एक ऐसी योद्धा की जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, यानी सिकंदर विश्व विजेता का सपना लिए घूमता था। ये सिकंदर यानी अलेक्जेंडर मकदुनिया के राजा फिलिप का बेटा था, ठीक है। मकदुनिया के राजा फिलिप जो थे उनका बेटा था आपका अलेक्जेंडर, सिकंदर जिसको कहते हैं। 336 ईसा पूर्व में उसके पिता फिलिप को मार दिया गया। तब सिकंदर आपका 20 साल का था। सिकंदर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व में मकदुनिया के सिंहासन पर बैठ गया, ठीक है। तो 336 ईसा पूर्व में वो बैठ गया जब उसके पिता की मृत्यु हुई। सबसे पहले सिकंदर ने यूनान यानी ग्रीस के अनेक राज्यों को जीता। इसके बाद आपका मिस्र यानी इजिप्ट पर जीत हासिल की, ठीक है। फिर उसने पश्चिमी एशिया यानी वेस्टर्न एशिया पर कब्जा कर लिया। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने काबुल घाटी काबुल वैली पर जीत हासिल करने के बाद भारत में प्रवेश किया, ठीक है। तो 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने काबुल घाटी पर जीत हासिल की। इसके बाद भारत में प्रवेश किया इसने, ठीक है। उसने जल्दी ही कुछ राज्यों को बिना युद्ध लड़े ही अपने कब्जे में ले लिया और कुछ राज्यों को युद्ध करके जीता, ठीक है। तो कुछ राज्य इन्होंने युद्ध लड़ा और कुछ को बिना युद्ध के डरा धमका करके इन्होंने अपने वश में कर लिया, ठीक है, अपने में शामिल कर लिया। तो ये था आपका बच्चों सिकंदर का भारत पर आक्रमण के बारे में, ठीक है। देखिए सिकंदर जो था आपका सिकंदर मकदुनिया के राजा फिलिप का बेटा था, है नहीं। इसके अलावा 336 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के बाद 20 साल की उम्र में वो मकदुनिया के सिंहासन पर बैठ गया। सबसे पहले सिकंदर जो था उसने यूनानी के अनेक राज्यों को जीता और फिर मिस्र पर जीत हासिल की। तो यूनान पे पहले हासिल किया और मिस्र पर फिर हासिल किया। फिर उसने पश्चिमी एशिया पर कब्जा कर लिया। भारत में प्रवेश जो था वो आपका 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने काबुल घाटी पर जीत हासिल करने के बाद भारत में प्रवेश किया। उसने जल्दी ही कुछ राज्यों को बिना युद्ध लड़े ही अपने कब्जे में कर लिया और कुछ राज्यों को युद्ध करके अपने हासिल कर लिया। उस समय मगध का राजा आपका धनानंद था, ठीक है। धनानंद मगध का राजा। सेकंड सेमेस्टर का आपका टॉपिक ये है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिकंदर के आक्रमण के बारे में, यानी भारत में चुनौतियां। तो सिकंदर जो आक्रमण किया था तो जाहिर सी बात है उसको चुनौतियां मिली होंगी, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के बारे में देखते हैं। अलेक्जेंडर इन्वेशन। सिकंदर के भारत में आने के बाद हुआ क्या, तो अश्वक जाति जो था अश्वक जाति से युद्ध हुआ, ठीक है। तो सिकंदर ने सबसे पहले आपका अलीशांग कुनार वैली के निवासी अश्वक जाति, ठीक है, अश्वक ट्राइब्स को हराया, ठीक है। अश्वकों को बंदी बनाकर उसके कुनार वैली के निवासी अश्वक जाति, ठीक है, अश्वक ट्राइब्स को हराया, ठीक है। अश्वकों को बंदी बनाकर उसके स्वस्थ और सुंदर बैल को छीनकर अपने राज्य मकदुनिया भेज दिया, ठीक है, बैलों को छीन करके। इसके अलावा आपका आम्बी जो था, आम्बी तो तक्षशिला के राजा आपका आम्बी ने सिकंदर से लड़ने के बजाय उनकी बात मान ली, अधीनता स्वीकार कर लिया, ठीक है, बिना लड़े। सिकंदर की सेना में विद्रोह, ठीक है। तो सिकंदर ने सौभूति पर जीत हासिल की। इसके बाद जैसे ही उसकी सेना व्यास नदी के पास पहुंची, सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। वे बहुत थक गए थे और अब और लड़ना नहीं चाहते थे। तब सिकंदर को अपने देश वापस लौटना पड़ा, ठीक है। तो सिकंदर की जो आर्मी थे, सेना जो थी, वही हाथ
जोड़ ली थी भाई अब मुझसे नहीं लड़ा जाएगा, तो सिकंदर को वापस लौटना पड़ा अपने देश। ठीक है, देखते हैं सिकंदर के आक्रमण के बारे में। तो अश्वक जाति से युद्ध हुआ इनका। तो सिकंदर ने अपने सबसे पहले अश्वक जाति को हराया और उनके बैलों को अपने राज्य भेज दिया गया। ठीक है, आम्बी जो था, तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर से लड़ने के बजाय उनकी बात मान ली। सिकंदर की सेना में विद्रोह होने लगा। सिकंदर ने सौभूति पर जीत हासिल की, लेकिन जैसे ही उसकी सेना व्यास नदी के पास पहुंची, सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। वे बहुत थके हुए थे, वे बहुत थक गए थे और अब लड़ने नहीं चाहते थे। तब सिकंदर को अपने देश वापस लौटना पड़ा। तो ये थी आपकी सिकंदर का आक्रमण भारत पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिकंदर का स्वदेशी वापसी एवं मृत्यु के बारे में। ठीक है, देखो अपने सपने का अंत यहाँ पे हुआ उसका। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपने देश की ओर लौट रहा था। ठीक है, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपने देश की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे तेज बुखार आ गया, लेकिन उसने शराब पीना नहीं छोड़ा। तो शराबी था, शराब पीता था, तेज बुखार भी था, है ना। देवदास मूवी देखा आप लोगों ने? नहीं। उसी हाल में अपने देश पहुंचने से पहले ही 323 ईसा पूर्व में, ये गलत लिखा हुआ, 330 ईसा पूर्व में 33 साल की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक है, इससे वही शराब पीता था, बुखार वगैरह इसको चढ़ा, तबीयत खराब हो गई। भारतीय राजाओं को पता चला कि कम सेना से भी के साथ भी इसी तरह से युद्ध लड़ा जा सकता है। एक मिनट, नहीं, तो ये आपकी मृत्यु हो गई, यहां तक था। ठीक है, देखिए दोस्तों, 325 ईसा पूर्व में जब सिकंदर अपने देश की तरफ वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे तेज बुखार आया। अपने देश पहुंचने से पहले आपका 330 ईसा पूर्व में 33 साल की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो गई। यानी विशेष विजेता बनने का सपना अधूरा रह गया इसका। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या रहा। ये हमारा आपका लास्ट टॉपिक है आज की क्लास में। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट रहा जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण वगैरह किया, तो उनसे क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या क्या लोगों ने क्या क्या सीखा उससे। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो सिकंदर के भारत पर आक्रमण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसे हम 3 मुख्य भागों में बांटकर जान सकते हैं। कौन कौन से? आपके राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। तो राजनीतिक प्रभाव के बारे में जानते हैं, यानी पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा। इससे आपका सभी भारतीय राजाओं की एकता की कमी का पता चला। ठीक है, सब लोग डिवाइडेड थे, तो उस पर फायदा उठ गया, सिकंदर ने फायदा उठाया, लड़ रहे थे। तो भारतीय राजाओं की एकता की कमी का पता चला, सभी में आपस में फूट यानी डिसयूनाइटी, जिससे सभी राज्यों को हार का सामना करना पड़ा था सिकंदर से। सिकंदर के आक्रमण से आपका पश्चिमी पंजाब यानी वेस्टर्न पंजाब, सिंध और आसपास के प्रांतों में यूनानी राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, ये सब में यूनानी राज्य भी आ गए। भारतीय राजाओं को पता चल गया कि कम सेना के साथ भी किस तरह से युद्ध लड़ा जा सकता है। ठीक है, पहले लोग सोचते थे जितनी बड़ी सेना उतना ज्यादा युद्ध हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं था। सिकंदर सेना जो थी वो कम भी थी और जीत भी जाती थी। तो ये भारतीय राजाओं को इसके बारे में पता चला। इसके अलावा आपका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? तो सिकंदर के हमले के बाद अनेक व्यापारिक मार्ग यानी ट्रेड रूट्स खुल गए। भारत और यूनान के बीच व्यापार होने लगा। ठीक है, यूनानी लोग आ गए थे, तो यूनान और भारत में व्यापार होने लगा। भारत से गर्म मसाले, हाथी का दांत आदि चीजों का आयात यानी इंपोर्ट और निर्यात यानी एक्सपोर्ट होने लगा। भारतीय मुद्राएं कॉइन्स में भी यूनानी मुद्राओं से प्रभावित हुई थी। ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव देखते हैं, कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ। तो भारत और यूनान ने चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में एक दूसरे को प्रभावित किया। ठीक है, आपने होम्योपैथी देखा होगा ना, जर्मन होम्योपैथी, यूनानी होम्योपैथी, वहां बहुत ज्यादा फेमस है, वहां से भारत में है। ठीक है, एक तरीके का। तो यूनानी शैली जो है आपका ग्रीक स्टाइल पर आधारित सुंदर और आकर्षक मूर्तियों का निर्माण भारत में भी होने लगा। गांधार कला, ठीक है, भवन निर्माण पर भी यूनानी प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि भाषा और साहित्य में अनेक शब्द यूनानी भाषा के हैं, जैसे आपका सुरंग यानी टनल, ये आपका यूनानी भाषा है। पुस्तक यूनानी, कलम जिसे संस्कृत भाषा से भी में भी जगह मिली इसको, इन सभी शब्दों को। ठीक है, तो ये था आपका प्रभाव, यानी सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव भारत पर जो पड़ा, यानी बदलाव की लहर। तो देखिए राजनीतिक प्रभाव जो है बच्चों, उसमें क्या है, इसमें सभी भारतीय राजाओं की एकता की कमी पता चल गया। उनमें आपस में फूट थी, जिससे वे सभी राजाओं को हार का सामना करना पड़ता था। सिकंदर के आक्रमण से पश्चिमी पंजाब, सिंध और आसपास के प्रांत में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। भारतीय राजाओं को पता चला कि कम सेना के साथ भी किस तरह से युद्ध लड़ा जाता है। इसके अलावा आर्थिक जो प्रभाव होता है, इसमें क्या हुआ कि सिकंदर के हमले के बाद
उन अनेक व्यापारिक मार्ग खुल गए थे। भारत और यूनान के बीच आपका व्यापार होने लगा था। भारत से गर्म मसाले, हाथी का दांत आदि चीजें आयात और निर्यात होने लगी थी। ठीक है। भारतीय मुद्राएं भी यूनानी मुद्राओं से प्रभावित हुई थी। सांस्कृतिक प्रभाव यानी कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ था, तो भारत और यूनान ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक दूसरे को प्रभावित किया। इसके अलावा यूनानी शैली पर आधारित सुंदर और आकर्षक मूर्तियां का निर्माण भारत में होने लगा, जिसे गंधार कला कहते हैं। भवन निर्माण पर भी यूनानी प्रभाव पड़ा। भाषा और साहित्य में अनेक शब्द यूनानी सब भाषा से आए हैं, जैसे कि सुरंग, पुस्तक, कलम, जिन्हें संस्कृत भाषा से भी जगह मिली। ठीक है, तो ये था आपका आज की क्लास। अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जो धनानंद था, धनानंद के समय सिकंदर भारत में आया था। धनानंद उस समय आपका मगध का राजा था। ठीक है, आम्बी जो है, आम्बी क्या तक्षशिला का राजा था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ बुद्धिस्ट टेक्स्ट से 16 जनपदों के बारे में बताया गया है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत का आक्रमण किया था। ठीक है, 326 में। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब आते हैं, रिविजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अर्थ क्या है? बड़े और शक्तिशाली जनपदों जो आपस की लड़ाई के बाद बने। ठीक है, महत्व क्या हुआ? परिवर्तनकारी काल था। लोहे का अधिक प्रयोग हुआ पूर्व यूपी में और पश्चिमी बिहार में। जानकारी के स्रोत में बौद्ध और जैन साहित्य, पनानी की अष्टध्यायी से पता चलता है। ठीक है, शासन प्रणाली में राजतांत्रिक और गणतांत्रिक दोनों थे। ठीक है, 16 जनपदों के बारे में हमने देखा। उसके बाद उनकी राजधानी के बारे में देखा। मगध का राज साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा। पहला प्रभावशाली शासक आपका बिंबिसार था। ठीक है, फिर आपका अजातशत्रु हुआ। कर्ण उत्तरी पश्चिम भारत से आपस फूट, जिससे ईरानी में यूनानी आक्रमण हुआ। ठीक है, सिकंदर का भारत का आक्रमण जो 326 ईसा पूर्व है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लिए। कौन था? मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। भारत पर आगमन इसका 327 ईसा पूर्व में। काबुल घाटी को जीतकर प्रवेश किया भारत में। युद्ध जो था, अश्वक जाति को हराया। तक्षशिला के राजा आम्बी से अभिन्नता स्वीकार की। ठीक है, सेना में विद्रोह होने लगा। व्यास नदी पर सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। मृत्यु इनकी 323 ईसा पूर्व में। 33 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। प्रदेश वापसी के दौरान घर वापस लौट रहे थे, बुखार वगैरह हुआ, शराब पीना छोड़ नहीं रहे थे, मर गए। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? राजनीतिक, भारतीय राजाओं की एकता की कमी के बारे में पता चला। पश्चिमी पंजाब सिंध में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। युद्ध तकनीक का ज्ञान हुआ। ठीक है, आर्थिक में आपका नए व्यापारिक मार्ग खुल गया। भारत यूनान में ट्रेड होने लगा, आयात और निर्यात। भारतीय मुद्रा यूनानी मुद्रा से प्रभावित होने लगी। ठीक है, इफेक्ट होने लगी। सांस्कृतिक में चिकित्सा, मूर्ति कला, भवन निर्माण पर यूनानी प्रभाव पड़ा। भाषा और साहित्य में भी आपका यूनानी शब्द का समावेश हुआ। अतिरिक्त तथा आपका सिकंदर धनानंद के समय भारत आया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं, तथ्य थे। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे जैन रिलीजन के बारे में, बुद्धिस्ट के बारे में। ठीक है, जैन धर्म के बारे में हम कल बात करेंगे। तो दोस्तों, कैसी थी ये क्लास? ये थी हमारी युद्ध और साम्राज्य की यात्रा। महाजनपद काल के राजाओं की जंग से लेकर के सिकंदर के विश्व विजेता बनने के सपने तक। उम्मीद है आपको ये टाइम ट्रेवल मजेदार लगा होगा। आपने सीखा होगा कि कैसे भारत में राजनीतिक बदलाव हुए और बाहरी शक्ति ने यहाँ दस्तक दी। ये सब जानकर हमें इतिहास पर बहुत गर्व होता है ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो डीएलएड वाले हैं। ठीक है, और हाँ, डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। आपकी पढ़ाई को ब्लॉकबस्टर मूवी बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में, इतिहास के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, अगली बार जब कोई शक्ति की बात करे तो सोचना क्या वो भी सिकंदर जैसी थी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।